स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के बार का, जिसमें सबसे पहली खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो आज पटना में आयोजित विपक्षी दलों की महाबैठक की। नीतीश कुमार के आवास पर देश के 15 विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए। मोदी के खिलाफ 2024 में मोर्चेबंदी के लिए विपक्ष इस बैठक को ऐतिहासिक बताता रहा। बीजेपी ने इस बैठक पर जमकर हमला बोला। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। और अगली खबर इसी बैठक से जुड़ी हुई। बैठक में 15 दलों के नेता तो जुटे, लेकिन सबने अपने अपने मुद्दे भी शामिल रखे। ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, हर किसी के मुद्दे उनके अपने अपने राज्य और अपनी अपनी सियासत को लेकर के हैं। अगली खबर के लिए रुख करेंगे महिमा का। देखिए, बैठक से मायावती, जयंत चौधरी, नवीन पटनायक, केसीआर, देवगौड़ा ने भी दूरी बनाई है और ऐसे में 2024 में विपक्ष कैसे मोदी के खिलाफ एकजुट होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको आयुष बताएंगे। तो विपक्षी एकता की बैठक के बीच गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे। शाह ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी 300 सीटें जीतकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे पूर्णिमा का। तो देखिए, बड़े दिनों से चर्चा यही थी कि आखिर 23 जून को बिहार के पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है उससे निकलेगा क्या, बैठक से क्या कुछ सामने आएगा, मुद्दे क्या रहेंगे। और अब वो बैठक हो चुकी है। बैठक में सभी ने अपनी अपनी बात रख दी है। कौन कौन बैठक में पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, सबसे पहले ये रिपोर्ट। मीटिंग में साथ साथ मन में सबके है दूरी। मोदी को हराने की हसरत कैसे होगी पूरी। मुलाकात से मिलेगा मंत्र, पूरा होगा ख्वाब। क्या विपक्षी एकता की कोशिशें हो सकेंगी कामयाब। नीतीश कुमार की महीनों की कोशिश, दर्जनों दौरे, इस राज्य से उस राज्य का सफर। आखिरकार नीतीश कुमार विपक्ष के कई नेताओं को पटना में अपने आवास तक ले तो आए। मंथन, मीटिंग, मेगा प्लानिंग हो रही है, ऐसा भी सुनने में आया है। ममता बनर्जी गुरुवार को ही पहुंच गई थी, तो राहुल गांधी शुक्रवार सुबह पहुंचे। मीटिंग से पहले सभी नेताओं ने दावा किया कि ये मीटिंग देश की सियासत के भविष्य को तय करेगी। तो बीजेपी इस मुलाकात पर तंज कस रही है। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। ये देश की विपक्ष की बैठक नहीं हो रही है, ये देश के 140 करोड़ लोग की जिंदगी और उसकी हिफाजत के लिए यह बैठक है। यह बैठक है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अस्तित्व और उसकी यह बैठक एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल हमेशा हिंदुस्तान में और दुनिया में मुगल के काल से लेकर आज तक बिहार ने पहल की है। 24 के लिए नीतीश बाबू पटना में बारात सजा रहे हैं, अच्छी बात है। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहाँ से 24 की बारात सजेगी। इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। तो बारात बिना दूल्हे के लगती है क्या। अब हिंदुस्तान एक प्रभावी सशक्त नेता की ओर चलता है जो स्थायी सरकार दे सकता है। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों का जमाना चला गया। एडहॉक प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, ये जमाना चला गया। इतिहास गवाह है कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है, तत्कालीन केंद्र सरकार की चूलें हिल गई हैं। और बिहार तो इसका नज़ीर है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत आया और 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ा, 52 सभा किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और राजनीति की दुर्दशा का अध्याय बीजेपी का लिखा गया था।
तो बिहार से तो इसकी शुरुआत अगर हो रही है तो उम्मीद तो यही की जाती है कि इतिहास फिर दोहराएगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की राहों में फूल खिले हैं, बल्कि मुश्किलें कम नहीं हैं, रास्ते कांटों से सजे हैं, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विपक्षी एकता में मुश्किलें क्या क्या हैं, इन पर नजर डालें तो पीएम के चेहरे पर मुश्किल है। सीट शेयरिंग पर भी टकराव हो सकता है। राज्यों में हितों का टकराव अलग, कॉमन मुद्दों पर एक होना बड़ा मुश्किल है। एक सीट पर एक प्रत्याशी उतारने की चुनौती है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की कोशिश पूरी तरह कामयाब हो गई और पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, बल्कि कई विपक्षी दलों ने इस बैठक से दूरी बनाई है। मीटिंग से जिनकी दूरी है उनमें जयंत चौधरी, नवीन पटनायक, मायावती, के चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी और एचडी देवेगौड़ा शामिल हैं। नीतीश कुमार की इस महा मीटिंग में जिन दलों के नेता जुटे हैं, अगर उनकी सियासी ताकत की बात करें तो अखिलेश यादव के पास 3 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो इनके पास लोकसभा की 52 सीटें हैं और राज्यसभा की 31। ममता बनर्जी के पास लोकसभा की 22 सीटें हैं और राज्यसभा की 12। एम.के. स्टालिन के पास लोकसभा की 23 सीटें हैं और राज्यसभा की 10। उद्धव ठाकरे के पास लोकसभा की 18 सीटें हैं और राज्यसभा की 3। अरविंद केजरीवाल के पास लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 10। डी राजा के पास लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 2। सीताराम येचुरी के पास लोकसभा की 3 सीटें और राज्यसभा की 5। महबूबा मुफ्ती के पास लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की भी 4 सीटें। दीपांकर भट्टाचार्य के पास न लोकसभा की कोई सीट है न राज्यसभा की। शरद पवार के पास लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की भी 4 सीटें हैं। फारूक अब्दुल्ला के पास लोकसभा की 3 सीटें जबकि राज्यसभा में कोई सीट नहीं है। नीतीश कुमार के पास लोकसभा की 16 सीटें हैं और राज्यसभा की 5। हेमंत सोरेन के पास लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 2। तेजस्वी यादव के पास लोकसभा में कोई सीट नहीं है, राज्यसभा की जबकि 6 सीट हैं। अब इस मीटिंग के महामंथन से क्या कुछ निकलेगा, किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, किन मुद्दों पर साथ बनेगा, ये तो मीटिंग के बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये साथ कितना लंबा चलेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच विपक्ष की बैठक पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनकी तरफ से कुछ बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि हमको नहीं बुलाया कि कहीं सच ना मैं बोल दूं। ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने तो खुद बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इसके साथ ही क्या शिवसेना अब सेक्युलर हो गई है, ये सवाल भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से पूछा गया। चूंकि AIMIM इस बैठक का हिस्सा नहीं रहा, इसीलिए इस बैठक पर निशाना साधते हुए कुछ बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई। विपक्ष की बैठक पर उनकी तरफ से बयान दिया गया, हमको नहीं बुलाया कि मैं कहीं वहां सच ना बोल दूं। एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, इसके साथ ही मेरी सहयोगी प्रिया भी इस वक्त पटना में मौजूद है। सबसे पहले प्रिया, आपका रुख करते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कब होने वाली है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? शिखा, बस कुछ मिनटों का इंतजार, क्योंकि अब वहाँ पर हलचलें बेहद तेज़ हो चुकी है। जैसे कि हमने दर्शकों को जानकारी दी, क्योंकि मीटिंग पहले ही समाप्त हो चुकी है और क्योंकि आज CM हाउस से जाहिर है सिक्योरिटी का वहाँ पर ख्याल रखा जाता है और यही कारण है कि जो तमाम रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँचे उनकी एंट्री इस वक्त हो रही है। और किसी भी वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो साझा स्टेटमेंट विपक्ष की तरफ से जारी किया जाएगा, वो भी अपने दर्शकों को हम सुनवाएंगे। हमारी टीम भी अंदर मौजूद है। लेकिन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे दिन ज़रूर ढल रहा हो, लेकिन विपक्षी राजनीति को एक नया सूर्योदय मिले, यही मकसद इस मीटिंग का था। हालांकि कई मसलों को लेकर देखा हमने कि पेंच फंसा। जो हमारे सोर्स जानकारी दे रहे हैं वो ये कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर तो चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे थे कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपने रुख को स्पष्ट करे, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए और कह दिया कि आम आदमी पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। इसको लेकर भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात वहां पर कही, जब तमाम जो नेता वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जो सबसे अहम ये हो जाता है, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के तौर पर फैसला यहां पर लिया गया है। यानी कि 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता के लिहाज से नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि नीतीश कुमार संयोजक के तौर पर काम करें। और संभवतः आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर के बाद स्टार्ट होगी, तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को लेकर ऐलान हो सकता है
जो दूसरी बड़ी बात रखी गई है वो ये रखी गई है कि 1:1 फार्मूला चले, यानी कि 1:1 फार्मूला ये है कि जहाँ जहाँ जो पार्टी स्ट्रांग है वहाँ वहाँ उसी की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाए, यानी कि बीजेपी एक तरफ तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार। सबसे ज़्यादा शिखा पेज इसी को लेकर फंस रहा है कि आखिरकार कैसे सहमति बनेगी जहां पर इतने ज़्यादा टकराव हैं, क्योंकि इसके लिए जो आकलन ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया है कि 2019 के चुनाव के वक्त पे जो नतीजे आए थे, जिन जगहों पर कांग्रेस को जीत मिली, जिन जगहों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी, उन जगहों पर कांग्रेस कंटेस्ट करे, बाकी की जगहों पर जहाँ पर दूसरे दल सेकेंड पोजिशन पर थे उनको मौका देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि कांग्रेस को सिर्फ, अगर कोई सीट फॉर्मूला इस तरीके से भी तय होता है तो सिर्फ 200-250 तक ही सीट कांग्रेस को मिल पाएगी। लेकिन क्या कांग्रेस उसमें संतोष करेगी, क्योंकि 2024 में भी आपको चुनाव में जाना है। क्या वैसी अस्थिरता की कोई बात नहीं आएगी उस वक्त, क्योंकि आप देखिए विपक्षी एकता की जब जब बात हुई है देश में, अलग अलग स्तरों से बात हुई है, उसका नतीजा सिफर ही रहा है। वो कभी उस तरीके से सफल नहीं हो पाया, उसको कभी उस तरीके से, और इसलिए बार बार बीजेपी कहती है कि कई बार इससे पहले कोशिशें हो चुकी है लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रही है। आपके पास लौटेंगे एहतिशाम इस वक्त हमारे साथ बने हैं। एहतिशाम, आपके पास इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी? देखिए, पटना में ज़रूर ये मीटिंग चल रही है लेकिन उत्तर प्रदेश की नज़रें वहाँ गड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों का साफ कहना है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका क्या नतीजा रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ दावा है कि वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है और दोबारा चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। लेकिन जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी के मुखिया वहाँ ज़रूर गए हुए हैं, उसमें बैठक में ज़रूर शामिल हैं, लेकिन जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो आपसी मुद्दे हैं वो निकल कर सामने आएंगे, तब तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन सबकी नज़रें हैं वो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है और लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में बीजेपी को भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी चुनौती मिलेगी। अगर बीजेपी बनाम सारे संगठन एक तरफ आएंगे तो ऐसे में बीजेपी को रोकने का रास्ता बहुत मजबूत होगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी कमर कस ली है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जान पाए हैं आप, ये पता चल पाया कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या रहने वाला है? क्योंकि अगर 2019 वाला फॉर्मूला यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में 80 लोकसभा सीटें आती हैं वहां लागू किया जाता है तो समाजवादी पार्टी नुकसान में एक तरह से रहेगी, क्योंकि तब बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने कोalition किया था। अब की बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर है, वो विपक्षी एकता से एक दूरी बनाए हुए है। तो 19 वाला फॉर्मूला 24 में यूपी में कैसे लागू हो पाएगा? ममता बनर्जी क्योंकि यूपी में लखनऊ से लेकर वाराणसी तक का दौरा करती रही हैं, अखिलेश यादव से उनके बेहतर रिश्ते भी रहे, लेकिन इसके बावजूद क्या रणनीति दिखेगी? देखिए, मायावती की और अखिलेश की बात करें तो अखिलेश विपक्षी एकता की तरफ रहेंगे, लेकिन मायावती अपने आप को इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहेगी। और हम आपको बता दें, कहीं न कहीं वो सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और फाइटिंग देने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी भी अपनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। यूपी में जो समीकरण समझ में आ रहा है उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि आगे आने वाले वक्त में सारे विपक्षी पार्टी एक तरफ हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी वो दूरी बनाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से ले रही है वो एक तरफ बीजेपी पर हमला करती है, फिर बीजेपी से रिश्ते भी बनाना चाहती है और बीजेपी से दोस्ती भी नहीं करना चाहती। मायावती का कोई स्पष्ट क्लियर एजेंडा नहीं है, वो क्योंकि वो अपने महल से बाहर भी नहीं निकलती हैं, इसलिए जनता को भी मालूम है कि मायावती इस पूरी एपिसोड से दूरी बनाए रहेंगी और जो यूपी में चुनाव होगा वो मायावती अपने रूप से अलग चुनाव लड़ेंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का। तो लगातार इस बैठक को लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। देखिए, बैठक भले ही हो गई लेकिन बैठक में सबके अपने अपने मुद्दे भी थे। अखिलेश यादव की अपनी हसरत है, ममता बनर्जी के अलग मुद्दे हैं, यानी हर किसी के दिल में कुछ और मन में कुछ और है और लक्ष्य है 2024 में दिल्ली की कुर्सी। आप रिपोर्ट देखिए। मोदी को हराएंगे, फॉर्मूला तय कर पाएंगे? बीजेपी का 300 प्लस टारगेट, विपक्ष में सीटों पर किच किच। विपक्षी एकता की पटना में हुई बैठक में भले ही 15 दल आगे हों, लेकिन सभी की मंशा और मांग अलग है। मकसद है मोदी को हराना, मकसद 2024 में दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करना है, लेकिन सबकी ढपली, सबके राग अलग अलग हैं। कमरे में भूजा लिट्टी चोखा तो था ही, स्वाद के साथ सियासत की भी खूब बात है, लेकिन दिक्कत तो यह है कि सबके मन में कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ और है और जुबान पर कुछ और। अब आप पहले ये जान लीजिए कि सबके मन में क्या क्या चल रहा है और मन में छिपी हुई मंशा क्या है।
अरविंद केजरीवाल के मन में है अध्यादेश की बात, कांग्रेस के मन में है यूपीए का विस्तार, सपा के मन में है यूपी में गठबंधन नेतृत्व, टीएमसी को लेफ्ट का साथ पसंद नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली चाहती है, पीडीपी भी 370 की बहाली चाहती है, एनसीपी के एजेंडे में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकना है और शिवसेना उद्धव गुट वजूद बचाने की जंग लड़ रहा है। साफ है, सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबकी मंशा अलग अलग है, लेकिन दिखाने के लिए सब साथ हैं। कहने को सब मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबके अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी डिमांड है। अब देखना होगा कि सबको पटना तक लाने वाले नीतीश कुमार क्या सबको एक मत कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। यहां भी शाह ने विपक्ष की बैठक पर तंज कसा। कहा 2024 में 300 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। रिपोर्ट देखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे। अमित शाह 2 दिनों के लिए कश्मीर में हैं। यहां से उन्होंने कहा कि 2024 में 300 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं विपक्षी एकता पर भी गृह मंत्री ने हमला बोला। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। भगवती नगर में जेडीए मैदान पर रैली को संबोधित करते हुए शाह ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अमित शाह 24 जून को सुबह 10:30 बजे प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में शाह की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, पुलिस और सीआईएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आइए अब 4 के बारे में खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें हर किसी ने देखी। साझा हितों को लेकर क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय वार्ता के लिए व्हाइट हाउस में उन्होंने मुलाकात की और इसका मकसद रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहित भारत अमेरिका सामरिक संबंधों को और गति प्रदान करना है। व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में मोदी और बाइडेन ने आमने सामने की बैठक की है और इसके साथ साथ इस बात का भी कमिटमेंट किया गया दोनों नेताओं के बीच में कि भारत और अमेरिका इस साझेदारी के साथ नई ऊंचाइयों को छुएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके लिए खाका तैयार कर चुके हैं, फिर चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो या ओवरऑल डेवलपमेंट के तौर पर दोनों ने चर्चा की। दोनों देशों के बीच डिफेंस पर अहम डील भी हुई है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हुए कर्नाटक सीधा लिए चलते। कर्नाटक में बिजली की दरों में वृद्धि के विरोध में व्यापारियों और कारोबारियों ने विरोध अब तेज कर दिया है। राज्य के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कारोबारियों से सरकार का सहयोग करने का अनुरोध किया और सफाई दी कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर्नाटक बिजली नियामक आयोग ने की है। आपको यहां जानकारी दे दें कि राज्य में ये विरोध तब शुरू हुआ जब सरकार ने गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट प्रतिमाह तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा किया और इस पर काम शुरू किया गया था।